गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। पेंडलम ईडीयू पे आप सभी का स्वागत है और आज हम यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे ऑफ 3 फरवरी 2021। एंड गाइस, ये जो सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम बजट के जो मेजर हाइलाइट्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो दिस इज बजट 2021 स्पेशल करंट अफेयर्स क्लास। तो गाइस जल्दी सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए। एंड गाइस, जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक खुशखबरी है कि आप एक कोड लगाइए। कूपन कोड है आपके लिए, आप कोड लगाइए प्रियंका 10। मेरे नाम से आप एक कोड लगाइए प्रियंका 10 और आपको यहाँ पर 10% ऑफ मिलेगा ऑन दी टेस्ट सीरीज आरआरबी एनटीपीसी की। जो दोनों टेस्ट सीरीज शताब्दी एंड दुरंतो पैकेजेस दोनों पे आपको यहाँ पर 10% ऑफ मिलने वाला है। ठीक है, तो आज ही आप इस ऑफर को अवेल करिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु क्लिंच सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी। तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी को जीत लिया है। इन्होंने बड़ौदा को हराया था बाय 7 विकेट्स एट दी सरदार पटेल स्टेडियम इन अहमदाबाद। तो सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। वहां पर ये मैच खेला गया था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 ट्रॉफी इसको तमिलनाडु ने जीत लिया है और ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। दिनेश कार्तिक ये तमिलनाडु टीम को लीड कर रहे थे। तमिलनाडु ने पहला कब जीता था टाइटल सैयद मुश्ताक अली का? ये 2006 से 2007 के बीच में जीता था। ठीक है, इसके अलावा हम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें, पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। ये एक डोमेस्टिक T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है। बीसीसीआई इसको ऑर्गेनाइज कराता है और लास्ट ईयर कौन विनर था? कर्नाटका यहाँ पे विनर था फॉर 2019-20 एंड इस साल का जो विनर है वो कौन है? वो तमिलनाडु है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। हु हैज वन द सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी बाय बीटिंग बड़ौदा इन फाइनल्स? फाइनल्स में बड़ौदा को हराकर सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किसने जीत ली है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। तो किसने जीती है? तो ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज तमिलनाडु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने आसियान इंडिया हैकेथॉन उसके इनॉग्रेट सेशन को एड्रेस किया और अभी हमारे करंट के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक है। आसियान इंडिया हैकेथॉन ये क्या है? ये एक हैकेथॉन है, पूरा 36 आज के 36 घंटे की है और ये 1 से लेकर 3 फरवरी तक ऑर्गेनाइज की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। इस हैकेथॉन से क्या होगा? इंडिया और आसियान कंट्रीज के जो भी चैलेंजेस हैं, जैसे ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं, जो समस्याएं हैं, कृषि से संबंधित, टूरिज्म से रिलेटेड, हेल्थ केयर और एजुकेशन, इन सभी फील्ड में जो भी चुनौतियां हैं, जो भी यहाँ पर चैलेंजेस हैं, उनको इस हैकेथॉन की हेल्प से उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ये जो हैकेथॉन है दिस विल आल्सो हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक एंड कल्चरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड आसियान कंट्री। तो यहाँ पर वेरियस फील्ड्स में दोनों रीजन के बीच में, इंडिया और जो आसियान कंट्रीज हैं उनके बीच में जो कॉपरेशन है उसको बढ़ाकर यहाँ पर दोनों के जो इकोनॉमिक यानी कि जो आर्थिक संबंध है, जो यहाँ पे कल्चरल यानी कि जो सांस्कृतिक संबंध है, उनको मजबूत करने में यहाँ पे मदद मिलेगी इस हैकेथॉन के द्वारा। आसियान की हम बात करें, इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ये 8 अगस्त 1967 में स्टैब्लिश हुआ था। इसमें 10 देश शामिल हैं। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रूनी, म्यांमार, कंबोडिया एंड लाओस। और आसियान जो कंट्रीज हैं ये आरसीपी का भी पार्ट है। तो आरसीपी में टोटल 15 मेंबर कंट्रीज है, राइट? तो 15 में से जो 10 है वो आसियान मेंबर्स हैं एंड 5 अदर्स हैं। भारत आरसीपी का पार्ट नहीं है। रीजन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यूएसपी आरसीपी का पार्ट नहीं है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आसियान इज इंडियाज 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड इज हेडक्वार्टर इन जकार्ता, इंडोनेशिया। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में है और ये भारत का चौथा सबसे बड़ा जो है ट्रेडिंग पार्टनर है। आसियान और इंडिया के जो रिलेशन है, जो संबंध है, ये अपग्रेड हो गए थे टू आसियान इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन 2012 और हाल ही में आसियान इंडिया प्लान ऑफ एक्शन 2016-20 जो है अडॉप्ट किया गया था 2015 में बाय द आसियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। और अब जो नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन है उसको भी अडॉप्ट जल्दी किया जाएगा। क्वेश्चन देखिए, आसियान इंडिया हैकेथॉन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय डैश। आसियान भारत हैकेथॉन का आयोजन
डैश द्वारा किया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो यहाँ पर कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है आसियान इंडिया हैकेथॉन को? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अब आपकी जो भी न्यूज है रिलेटेड, दैट विल बी रिलेटेड टू यूनियन बजट। अब यहाँ से आपकी जितने भी न्यूज है ये आपकी बजट से रिलेटेड है, इनको हम चर्चा करेंगे इस पे। तो 21-22 का जो आपका यूनियन बजट है वित्तीय वर्ष 2021-22 का, इसको पेश किया गया है और ये पहला डिजिटल यूनियन बजट है, क्योंकि यहाँ पर जो बजट डॉक्यूमेंट है पहली बार इनको फिजिकल फॉर्म में प्रिंट नहीं किया गया है। और जो 2021-22 यूनियन बजट है ये यूनियन बजट मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन अवेलेबल है। और यहाँ पर इसके 6 पिलर्स की बात की गई। यहाँ पे कहा गया कि जो यूनियन बजट है, जो केंद्रीय बजट है 21-22 का, इसके 6 प्रमुख पिलर हैं, 6 प्रमुख इसके स्तंभ हैं, जिसमें सबसे पहला है हेल्थ और वेलबींग, यानी कि स्वस्थ एवं खुशहाली। इसके बाद है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना। फिर है इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। फिर है री इन्वाइग्रेटिंग ह्यूमन कैपिटल, दैट इज मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना। इनोवेशन एंड R&D, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास। मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, तो न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। तो जब भी बजट स्पीच होती है तो वहाँ पर केवल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नहीं रखा जाता। याद रखिए हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम की कोई चीज नहीं है, कुछ वर्ड मेंशन नहीं है बजट नाम का। वहां पर मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 112 में ये मेंशन है। ठीक है, इसके अलावा डिमांड फॉर ग्रांट यहाँ पर पेश किए जाते हैं, आर्टिकल 113। और फाइनेंस बिल के अलावा अदर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पेश किए जाते हैं। फाइनेंस बिल आपका आर्टिकल 110 में मेंशन है, मनी बिल एंड फाइनेंस बिल। तो यहाँ पर आपका अदर डॉक्यूमेंट्स में जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क है, ठीक है, वो सब आपको यहाँ पर पेश की जाती है बजट के दौरान। ठीक है, तो बजट की हम बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करते हैं ऑन दी फर्स्ट डे ऑफ फरवरी सिंस 2016। 2016 से इसको फर्स्ट डे ऑफ फरवरी में किया जाने लगा। पहले ये दूसरे दिन पे होता था, मतलब फरवरी के एंड में या फिर मार्च की शुरुआत में ये बजट पेश होता था, लेकिन अभी इसको शिफ्ट करके फरवरी की शुरुआत में कर दिया है। तो फरवरी के फर्स्ट डे पर यहाँ पर जो भी वर्किंग डे होगा तब बजट को पेश किया जाएगा। जेम्स विल्सन प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट इन इंडिया ऑन 18 फरवरी 1860। तो पहला बजट भारत का किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने पेश किया था 18 फरवरी 1860 में। फिर इंडिपेंडेंस के बाद पहला जो यूनियन बजट था ये 26 नवंबर 1947 में ये आपका पेश किया गया। और इंडिया के इंडिपेंडेंट इंडिया के जो पहले वित्तीय मंत्री थे, पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो कौन थे? R.K. शनमुखम चेट्टी थे और इन्होंने यहाँ पे बजट को पेश किया था। इतना सभी को क्लियर है? ठीक है, तो ये कुछ बजट की मेन चीजें थी, कुछ स्टैटिक पार्ट था और कुछ यहाँ पे करंट चीजें थी। तो क्वेश्चन देखिए, विच अमंग दी फॉलोइंग इज अ पिलर ऑफ यूनियन बजट 2021-22? निम्न में से कौन केंद्रीय बजट 2021-22 का स्तंभ है? Inclusive development for aspirational India, economic development for all and responsible society। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए कमेंट करके। गाइस कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। दिस इज वन ऑफ द पिलर ऑफ यूनियन बजट ऑफ 2021-22। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका आता है हेल्थ एंड वेलबींग की जो बात कर रहे हैं, पिलर्स की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है हेल्थ और वेलबींग। तो यहाँ पे हेल्थ के लिए जो बजट आउटले किया गया है इसको बढ़ाकर 2,23,846 करोड़ कर दिया गया है। पिछले साल जो बजट पेश किया गया था उसमें हेल्थ के लिए 94,452 करोड़ यहाँ पर आउटले किया गया था बजट में, और अभी इसको 137% यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। और जाहिर सी बात है ये कोविड-19 वैक्सीन की वजह से, यहाँ पर कोविड-19 के चलते हमने ये महसूस किया कि अभी हमें हेल्थ सेक्टर में कितना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। और क्योंकि फैसिलिटीज़, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। देन अभी आपका कोविड-19 वैक्सीन भी बन रही है, तो R&D में भी वहाँ पे खर्चा होना है। तो इस सबको देखते हुए यहाँ पे बजट को 137% यहाँ पर इंक्रीज किया गया है। ये जो टोटल बजट आउटले किया गया है फॉर हेल्थ एंड वेलबींग, इसमें से 35,000 करोड़ यहाँ पर
कोविड-19 वैक्सीन के लिए एलोकेट किया गया है। और इसके अलावा इस बजट के अकॉर्डिंग मेड इन इंडिया न्यूमोकोकल वैक्सीन, तो आपने पढ़ा था, हमने बताया था आपको, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो न्यूमोकोकल वैक्सीन उसने डेवलप की और उसको यहाँ पे परमिशन मिल गई DGCI के द्वारा कि वो यहाँ पर वैक्सीन को बेच सकता है और ये इंडिया में ही बनी गई है, ठीक है, इंडिजिनसली डेवलप की गई है। तो इसको पूरे इंडिया में लॉन्च किया जाएगा और ये 50,000 के करीब बच्चों को बचाएगा जो निमोनिया की वजह से एनुअली मर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें अगर हेल्थ की, तो कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ यहाँ पर एलोकेट किए गए हैं और न्यूमोकोकल वैक्सीन जो मेड इन इंडिया है ये पूरे कंट्री में रोल आउट की जाएगी और यहाँ पर वेलबींग, हेल्थ और वेलबींग के लिए 137% बढ़ोतरी की गई है बजट में। इसके अलावा PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, इसको लॉन्च किया जाएगा एज द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। तो आपको पता है 2 तरह की स्कीम होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम आपकी वो होती है जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से 100% वहाँ पर फंड प्रोवाइड करती है, लेकिन जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें कुछ परसेंट शेयर रहता है, कुछ परसेंट यहाँ पर कंट्रीब्यूशन बाय सेंटर होता है और कुछ परसेंट कंट्रीब्यूशन बाय स्टेट होता है। तो दिस विल बी लॉन्च्ड एज ए न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और इसके लिए यहाँ पर 64,180 करोड़ रुपए जो एलोकेट किए गए हैं और ये पूरे 6 साल में के लिए यहाँ पे खर्चा होगा इस स्कीम के ऊपर, ठीक है। तो पूरा 6 साल का यहाँ पे खर्चा स्कीम के लिए। मेन इंटरवेंशंस अंडर PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, तो यहाँ पर मेन इंटरवेंशंस क्या होंगे इस योजना के अंतर्गत, तो यहाँ पर एक नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ बनाया जाएगा। इसके अलावा 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट वायरोलॉजी के लिए बनाए जाएंगे और इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब सभी डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएगी। तो ये सभी सेटअप करना इसके कुछ पर्टिकुलर पार्ट है। फिर इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि मिशन पोषण जो पहले भी लॉन्च किया गया था उसका जो सेकेंड फेज है 2.0 है, इसको लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर हेल्थ में आपका बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हेल्थ में यहाँ पे आपका वैक्सीन वाला पार्ट हो गया, ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ पर आपका हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, कि आपकी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे एलोकेशन हो गया। इसके अलावा फिर न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि न्यूट्रिशन को हमें प्रोवाइड कराना है, ठीक है, वहाँ पर एक चीज़ हो गई। देन उसके बाद स्वच्छ पानी, ठीक है, तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर, तो यहाँ पर जल जीवन मिशन अर्बन में यहाँ पे इसके लिए 2,87,000 करोड़ यहाँ पे एलोकेट किए जाएंगे 5 सालों में, ठीक है, जल जीवन मिशन में। क्योंकि गवर्नमेंट का एम भी है कि 2022 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो टैप वाटर कनेक्शन हैं वो सभी हाउस होल्ड को प्रदान कर दिए गए। तो जल जीवन मिशन अर्बन लॉन्च किया जाएगा एंड इसमें क्या होगा कि 2.86 करोड़ हाउस होल्ड टैप कनेक्शन जो है प्रदान किए जाएंगे और यूनिवर्सल वाटर सप्लाई सभी जो आपकी अर्बन लोकल बॉडीज हैं वहाँ पर प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत ही यहाँ पर आपकी जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है 500 अमृत सिटीज में वो उसको भी किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए भी यहाँ पे खर्चे किए जाएंगे। देन बजट 2021-22 में ये भी कहा गया है कि जो अर्बन स्वच्छ भारत मिशन है 2.0 इसमें 1,41,678 करोड़ जो है यहाँ पे 5 सालों में स्पेंड किए जाएंगे और इससे क्या होगा कि 2,217 करोड़ लोगों को यहाँ पर एयर पोल्यूशन से जो है ये इनमें से जो कुछ पैसा है वो एयर पोल्यूशन के कंट्रोल के लिए यहाँ पर प्रदान किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप समझते हैं कि एयर पोल्यूशन एक बहुत मेजर इशू है क्योंकि इससे बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीजेस होते हैं और काफ़ी लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पे अर्बन स्वच्छ भारत मिशन हो गया। इसके अलावा यहाँ पर वॉलेंट्री व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी और फिटनेस टेस्ट की यहाँ पे बात की गई है कि जो आपके बहुत पुराने व्हीकल हो चुके हैं आप उनकी फिटनेस टेस्ट कराइए और उनको खुद से वॉलंटरीली उसको स्क्रैप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप समझते हैं कि उससे पोल्यूशन होता है जो आपके बहुत पुराने व्हीकल हो जाते हैं एंड देन फिर उसकी वजह से आपका हेल्थ इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 20 ईयर्स के बाद पर्सनल व्हीकल की फिटनेस टेस्ट होनी चाहिए और कमर्शियल व्हीकल की 15 सालों के बाद जो है फिटनेस टेस्ट होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि वो फिट नहीं है तो उसको आप वॉलंटरी स्क्रैप कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रपोज की गई है पॉलिसी, लेट्स सी इसमें क्या आता है फाइनली। इसके अलावा न्यूमोकोकल वैक्सीन
या निमोनिया वैक्सीन, आप सभी को पता है निमोनिया आपका जो बैक्टीरियम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया उसकी वजह से होता है, इसकी वजह से निमोनिया, मेनिंजाइटिस, ठीक है, और सेप्टिसेमिया यानी कि ब्लड पॉइजनिंग हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से यहाँ पे चिल्ड्रन की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे न्यूमोकोकल वैक्सीन का इस्तेमाल जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इससे काफ़ी जो जब ये पूरे इंडिया में रोल आउट हो जाएगा तो ये काफ़ी हद तक जो डेथ्स होती हैं निमोनिया की वजह से वो कम हो जाएंगी। करेंटली न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है ये आपकी 5 राज्यों में अवेलेबल है, 5 स्टेट्स में अवेलेबल है, विच इंक्लूड हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड बिहार सिंस 2016। ठीक है, चलिए इतनी बात सबको समझ में आई। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। इन यूनियन बजट 2021-22 government has proposed to expand coverage of pneumococcal vaccine from dash states to all over India। केंद्रीय बजट 21-22 में सरकार ने पूरे भारत में डैश राज्यों से न्यूमोकोकल वैक्सीन के कवरेज का विस्तार करने का प्रस्ताव दिया है, 4, 5, 6 एंड 7। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए अभी करेंटली कितने स्टेट्स में न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 5। तो 5 स्टेट्स में करेंटली अवेलेबल है और फिर इसको पूरे देश में रोल आउट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इंश्योरेंस की हम बात करते हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे एफडीआई लिमिट जो है इंश्योरेंस कंपनीज की इसको बढ़ा दिया है। पहले 49% थी और अब इसको 74% कर दिया गया है। बजट 2021-22 में प्रपोजल है कि भाई जो भी आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वहाँ पर उनका रिकैपिटलाइजेशन करना चाहिए, जैसा कि पिछले साल भी हुआ था, बैंक का रिकैपिटलाइजेशन हुआ था पब्लिक सेक्टर बैंक का, इस बार भी प्रपोजल है और यहाँ पर 20,000 करोड़ जो है यहाँ पर दिए जाएंगे, प्रपोज किया गया है फॉर रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। इसके अलावा यहाँ पर जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है इनके सेटअप के लिए भी यहाँ पर प्रपोज किया गया है कि आप ये जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है और जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है इनको आप जो है इसकी स्थापना करनी है, ये यहाँ पर बजट में कहा गया है। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि जो सिंगल सिक्योरिटीज मार्केट कोड है इसको बनाया जाए बाय कंसोलिडेटिंग प्रोविजंस ऑफ सेबी एक्ट 1992 एंड अदर एक्ट। तो यहाँ पे बोला गया कि भाई आप एक सिक्योरिटी मार्केट के लिए आप एक कोड बनाइए, सिंगल कोड बनाइए। अलग अलग एक्ट में भी अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं, जैसे आपका सेबी एक्ट है और बाकी एक्ट है, तो सबका एक संकलन करके यहाँ पर एक सिंगल सिक्योरिटीज मार्केट कोड को डेवलप करिए। ठीक है, ये बजट में कहा गया है। A system of regulated gold exchanges, this will also be set up। एक सिस्टम बनाया जाएगा रेगुलेटेड गोल्ड एक्सचेंज के लिए और 1,000 करोड़ यहाँ पे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में यहाँ पे इंफ्यूज किया जाएगा और जो 1500 करोड़ है यहाँ पर इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इसमें यहाँ पर इंफ्यूज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग जो आपकी जो कंपनीज हैं, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IRED, आपने सुना होगा, काफ़ी चर्चा में रहा था ये, एंड दिस इज SECI। ठीक है, तो इनमें क्या होगा, कैपिटल को इंफ्यूज किया जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पर मिनिमम लोन साइज एलिजिबल फॉर डेट रिकवरी अंडर द SARFAESI एक्ट 2002 विल बी लोवर्ड फ्रॉम 50 लाख टू 20 लाख। तो यहाँ पे अब जो मिनिमम लोन साइज है जो डेट रिकवरी, आपको पता है कि डेट रिकवरी के लिए यहाँ पर विभिन्न जो है आपके वेज होते हैं जिसमें आपका एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आपकी काम करती है। देन SARFAESI एक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर SARFAESI एक्ट 2002 के अंतर्गत जो डेट रिकवरी का जो के लिए जो मिनिमम लोन साइज है, पहले 50 लाख था कि 50 लाख के ऊपर के केसेस जो है वो SARFAESI एक्ट के अंतर्गत आएंगे, लेकिन अभी इसको रिड्यूस करके 20 लाख कर दिया गया है। इसको प्रपोज किया गया है बजट में। बजट 2021-22 इसमें प्रपोज किया गया है कि भाई जो छोटी कंपनीज हैं, जो छोटी कंपनी है, जो स्मॉल कंपनीज हैं, यहाँ पर अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 इसकी डेफिनेशन को बदल देना चाहिए। तो यहाँ पे जो थ्रेश होल्ड है फॉर पेड अप कैपिटल ऑफ स्मॉल कंपनीज इज प्रपोज टू बी रिवाइज फ्रॉम नॉट एक्सीडिंग ₹50 लाख टू नॉट एक्सीडिंग ₹2 करोड़। तो पहले ये जो लिमिट था फॉर स्मॉल कंपनी ये 50 लाख था, लेकिन अब 2 करोड़ तक की जो कंपनी होगी जिसका पेड अप कैपिटल 2 करोड़ तक का होगा उसको स्मॉल कंपनीज के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। Threshold for turnover of small companies is proposed to be revised from not exceeding ₹2 crore to not exceeding
20 करोड़। तो अगर टर्नओवर की टर्म्स में हम देखें तो स्मॉल कंपनीज को डिफाइन किया जाएगा नॉट एक्सीडिंग 20 करोड़। ठीक है, पहले 2 करोड़ था, अब इसको 20 करोड़ कर दिया गया है। सभी को समझ में आ रही थी बात? Maxim NCLT framework, making NCLT framework strong, implementation of e-code system and launching of MCA 21 version 3.0. These are some steps which were proposed for faster resolution of cases. तो यहाँ पे जो MCA 21 है ये एक ई गवर्नेंस इनिशिएटिव था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, एंड यहाँ पर प्रपोज किया गया है कि भाई जल्दी से जो भी रेजोल्यूशन है, केसेस का रेजोल्यूशन है, जो निपटारा है जल्दी से करने के लिए यहाँ पे MCA 21 का 3rd वर्जन लॉन्च किया जाए और यहाँ पे जो MCLT फ्रेमवर्क है इसको और स्ट्रॉन्ग किया जाए। ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का जो फ्रेमवर्क है इसको और मजबूत किया जाए और ई कोड सिस्टम को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इन बजट 2021-22 FDI लिमिटेड इंश्योरेंस कंपनी हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम डैश टू डैश। बजट 2021-22 में बीमा कंपनियों में FDI सीमा को डैश से बढ़ाकर डैश कर दिया गया है। 13 to 39%, 26 to 49%, 49 to 74%, 51 to 74%। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए कमेंट करके। और गाइज यहाँ पर बजट से रिलेटेड, बजट 2021-22 से रिलेटेड जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनका आपको अलग से यहाँ पर मैं सेशन लूँगी। ठीक है, आपका परसों हम ये सेशन लेते हैं बजट 2021-22 का। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर अटेंड करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, इसके अलावा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, दैट इज 49% से ये बढ़कर 74% कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर में जो क्रेडिट टारगेट है उसको बढ़ा दिया है, 16.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। बजट 2021-22 में यहाँ पे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड प्रपोज किया गया है कि भाई पहले तो इसका जो एलोकेशन था पिछले साल में वो 30,000 करोड़ था और अब इसको बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया गया है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन आपको याद है, ये पहले तो टॉप के लिए थी, यानी कि टमाटो, अनियन और पोटैटो के लिए थी, और फिर इसको सभी फल और सब्जियों के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। तो अभी ये 22 पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, और ये अनाउंस कर ही दिया था, पहले ये अनाउंस किया गया था कि टमाटो, अनियन, पोटैटो के लिए होगा, लेकिन अभी इसको 22 पेरिशेबल आइटम्स के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। 1000 मोर मंडी विल बी इंटीग्रेटेड विद ई-नैम। तो ई-नैम जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसमें 1000 मंडियों को और जोड़ा जाएगा। और जो APMCs हैं दे विल बी गिवन एक्सेस टू एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो जितनी भी आपकी APMCs हैं तो यहाँ पे इनको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से ये पैसा उठा सकते हैं, इनको एक्सेस यहाँ पर दिया जाएगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस ऑन आइटम्स सच एज पेट्रोल एंड डीजल इज ऑल्सो प्रपोज्ड इन यूनियन बजट 2021-22। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि जो पेट्रोल और डीजल है इस पर सेस लगाया जाएगा। सेस क्या होता है, आपका जो भी यहाँ पे आपका टैक्स होता है उसके ऊपर जो चार्जेस लगते हैं उसको सेस कहते हैं। तो यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस पेट्रोल और डीजल जैसे प्रोडक्ट पर यहाँ पर लगाने के लिए प्रपोज किया गया है। स्वामित्व स्कीम यहाँ पर एक्सटेंड कर दी जाएगी टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। और इसके अलावा जो माइक्रो इरिगेशन फंड है, ठीक है, इसको डबल कर दिया गया है टू ₹10,000 करोड़। बजट 2021-22 की स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 5 मेजर फिशिंग हार्बर्स डेवलप किए जाएंगे एज अ हब ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन कौन से हैं ये 5 मेजर फिशिंग हब? कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेट्रोघाट। ठीक है, तो ये पांचों जो है इंपॉर्टेंट है फिशिंग हार्बर्स। इसके अलावा उन्होंने प्रपोज किया कि एक मल्टीपर्पज सीवीड पार्क यहाँ पर तमिलनाडु में सेटअप किया जाना चाहिए, ताकि जो सीवीड कल्टीवेशन है, जो शैवाल की जो खेती है, इसको बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो ये सीवीड पार्क कहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा, प्रपोज किया गया है, तमिलनाडु में स्टैब्लिश किया जाएगा। The question is, what is the agriculture credit target for financial year 2021-22 proposed in the budget presented by finance minister recently? हाल ही में वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य क्या है? 10.5 लाख करोड़, 16.5 लाख करोड़, 39.5 लाख करोड़, 44.5 लाख करोड़।
तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 16.5 लाख करोड़। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फिस्कल टारगेट क्या रखे गए हैं। ठीक है, फिस्कल टारगेट हम जानते हैं। तो यहाँ पर बजट एस्टिमेट 2021-22 में यहाँ पर जो फिस्कल डेफिसिट को एस्टिमेट किया गया है, दिस इज 6.8% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद का 6.8% होने का अनुमान लगाया जा रहा है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। फिस्कल डेफिसिट जो सरकार का टोटल रेवेन्यू होता है, और जब वो आपका उससे ज़्यादा जो है आपका एक्सपेंडिचर हो जाता है सरकार का, तो तब वहाँ पर फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। तो रिवाइज्ड एस्टिमेट 2021-22 में दिस वाज एक्सपेक्टेड टू बी 9.5% ऑफ जीडीपी। बजट एस्टिमेट 2021-22 में ये कहा गया है कि जो टोटल रिसोर्सेज हैं दैट हैज टू बी ट्रांसफर टू स्टेट, ये है आपका 13,88,502 करोड़ रुपी। कस्टम ड्यूटी फॉर पार्ट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल पार्ट्स, दिस हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 0 to 2.5%। तो यहाँ पर जो कस्टम ड्यूटी है मोबाइल पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग पे, इसको गाइस बढ़ा दिया गया है 0 से इसको 2.5% कर दिया गया है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में जो भी आपके पार्ट्स यूज होते हैं ना, जो इम्पोर्ट होते हैं, उन पर ये कस्टम ड्यूटी लगाई गई है। ठीक है, ताकि डोमेस्टिक जो मार्केट है उसको बढ़ावा मिल सके। तो क्वेश्चन इज, व्हाट इज द गवर्नमेंट्स बजट एस्टिमेट ऑफ फिस्कल डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22, वित्त वर्ष 21-22 के लिए राजकोषीय घाटे का सरकार का बजट अनुमान क्या है? 3.8% of GDP, 4.8% of GDP, 5.8% of GDP and 6.8% of GDP। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यस, जल्दी से बताइए गाइस। ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज 6.8%। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट ह्यूमन कैपिटल। अब यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं, तो यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल आपकी कैसे अचीव होती है। एक तो आपका हेल्थ में आप इन्वेस्ट करिए, ठीक है, तो दैट इज वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यहाँ पर दूसरा क्या है, आप एजुकेशन में स्पेंड करिए, ठीक है, और दूसरा है, तीसरा है यहाँ पर आप उनको स्किल प्रदान करिए, तभी वो आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ह्यूमन कैपिटल बनता है। तो यहाँ पर आप देखिए, इस वाले में डिस्कशन करते हैं कि एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या एलोकेशन किए गए हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं वेरियस प्रोग्राम एंड पॉलिसी फॉर रीइनवाइग्रेटिंग द ह्यूमन कैपिटल। और इसमें स्कूल एजुकेशन की बात करें तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि मोर देन 15,000 स्कूल विल बी सेटअप एज एग्जाम्पलर स्कूल। तो यानी कि 15,000 स्कूल ऐसे तैयार किए जाएंगे जो एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक उदाहरण के तौर पर एक सर्व करें। और इसमें जो स्कूल्स होंगे, इनमें जितने भी नई एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी आई है लास्ट ईयर, जो अप्रूव की गई थी कैबिनेट के द्वारा, जो भी उसमें प्रावधान है, जो भी उसके घटक उसमें शामिल हैं, ये सभी इस स्कूल्स में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट will also set up more than 100 new सैनिक schools in collaboration with NGOs and private schools। तो NGO और प्राइवेट स्कूल के माध्यम से यहाँ पर नए सैनिक स्कूल भी स्टैब्लिश किए जाएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 750 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यहाँ पर बनाए जाएंगे, क्योंकि जो भी ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस तरह के रेजिडेंशियल स्कूल बनाए जाते हैं ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए। तो ये ट्राइबल एरियाज में ये बनाए जाएंगे 750 के करीब। इसके अलावा 4 करोड़ जो एससी स्टूडेंट हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा फॉर फ्रॉम द रिवैम्प पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। तो दोबारा से जो एक यहाँ पर संशोधित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, के अंतर्गत यहाँ पर जो भी एससी स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो अनुसूचित अनुसूचित जाति से जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनको यहाँ पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हायर एजुकेशन की हम बात करें तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको फॉर्म किया जाएगा ताकि ये स्टैंडर्डाइज कर सके, रेगुलेट कर सके, यानी कि निर्धारण कर सके, यहाँ पर विनियम कर सके, एक्रीडेशन कर सके, और साथ ही यहाँ पर फंडिंग भी प्रोवाइड कर सके हायर एजुकेशन के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको जो एजुकेशन का हमारा पॉलिसी जो आपका लागू हुआ है, और उसमें भी कहा गया था कि एक सिंगल आपका एक हायर एजुकेशन कमीशन होना चाहिए, और लास्ट टाइम भी इस पे काफ़ी चर्चा हुई थी। इसके अलावा एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की जाएगी लेह में हायर एजुकेशन के लिए, और एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर स्टैब्लिश किया जाएगा ताकि जितने भी सरकारी आपके ढांचे हैं, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं, उनको यहाँ पर जो भी सरकारी संस्थान हैं यहाँ पर उनको रेगुलेट किया जा सके। ठीक है,
स्किल्स में देखिए, स्किल के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जो है प्रमोट करेगी नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम को, ठीक है, जो पहले लॉन्च किया गया था, जिसमें सरकार जो है अपने पास से कुछ फ़ायदे दे रही थी, जो भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत जो भी कंपनी यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही थी स्टूडेंट्स को। तो इसमें यहाँ पे प्रमोशन किया जाएगा इसका। गवर्नमेंट हैज़ कोलैबोरेटेड विद यूएई एंड जापान फॉर क्रिएटिंग अ पूल ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि जापान ने कोलैबोरेट किया है यूएई और जापान के साथ फॉर क्रिएटिंग अ पूल ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स। और आपको पता है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो 2015 में लॉन्च की गई थी, इसका 3.8 और 3.0 तीसरा चरण जो है वो लॉन्च कर दिया गया है सरकार के द्वारा। तो क्वेश्चन का आंसर बताइए। इन द यूनियन बजट ऑफ 2021-22 द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू एस्टैब्लिश अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन डैश। 21-22 के केंद्रीय बजट में सरकार ने डैश में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड एंड लेह। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कहाँ पे स्टैब्लिश करेगा एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी? तो गवर्नमेंट ये लेह में इसको स्टैब्लिश करेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की। तो यहाँ पर सरकार ने कहा कि इट विल लॉन्च मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम, दैट इज मित्रा स्कीम। तो मित्रा स्कीम यहाँ पर किससे रिलेटेड है? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। तो इस मित्रा स्कीम का यहाँ पर एम क्या है? तो एम है सबसे पहले कि जो भी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो हमारा जो कपड़ा उद्योग है यहाँ पर, तो इसको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना है। दूसरा, यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करना है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है और एक्सपोर्ट को बूस्ट करना है। ये इसके 3 मेजर एम है। फीचर्स क्या है इसमें कि आने वाले 3 वर्षों में इसमें 7 टेक्सटाइल पार्क को स्टैब्लिश किया जाएगा स्कीम के अंतर्गत और यहाँ पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, जहाँ पे प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज होंगी, ताकि जो भी ग्लोबल चैंपियंस हैं, हम भारत जो है ग्लोबल चैंपियंस के तौर पर उभर सके एक्सपोर्ट के मामले में, ठीक है। तो टेक्सटाइल सेक्टर की हम बात करें तो दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स इन द कंट्री। और या ये अगर हम बात करें कि एक्सपोर्ट के टर्म में इंडिया की क्या रैंक है, तो इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल्स और अपैरल का वर्ल्ड में। और अगर देखिए कि कंट्रीब्यूशन कितना करता है टेक्सटाइल सेक्टर, तो टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री का टोटल जीडीपी में 2% यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स मित्रा स्कीम? मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क मित्रा योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? Under Mitra scheme, 9 textile parks will be set up in 3 years. It will help India's textile industries in becoming globally competitive, generate employment, increase export and attract investment. तो ये भारत के वस्त्र उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने, रोजगार पैदा करने, निर्यात बढ़ाने और निवेश को आकर्षित करने में मदद करेगा। तो आपको पता है फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट सही है और आपको पूछा है कौन सी सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 9 टेक्सटाइल पार्क नहीं 7 टेक्सटाइल पार्क को यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा इन 3 ईयर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट गवर्नमेंट अनाउंस स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। सरकार ने यहाँ पर बजट में स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को यहाँ पर अनाउंस किया है, ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, इनको बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके और इनकी ग्रोथ हो सके। तो यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये जो डिसइन्वेस्टमेंट जो अनाउंस किया गया है, इससे 1,75,000 करोड़ रुपए जो है रेवेन्यू आने की संभावना है। ये गवर्नमेंट के रिसिप्ट होंगे। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि जो बीपीएलसी है, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल, पवन हंस, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, इन सभी का यहाँ पर स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा 2021-22 में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इस वित्तीय वर्ष में इसको जो भी यहाँ पे मेंशन्ड आपके पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, इन सभी का स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो इनिशियल पब्लिक ऑफर है एलआईसी का, इसको पेश किया जाएगा 2021-22 में। और इसके अलावा जो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की जो नई पॉलिसी है, इसको अप्रूव किया जाएगा। नीति आयोग टू वर्क आउट ऑन द लिस्ट ऑफ सीपीज टू बी टेकन अप फॉर स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर जिम्मेदारी किसकी होगी, ठीक है, ये ध्यान रखिए, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
यहाँ पे कौन लिस्ट प्रिपेयर करेगा ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसको यहाँ पर डिसइन्वेस्ट करना है, तो ये नीति आयोग यहाँ पर प्रिपेयर करेगा। नीति आयोग आपका 1 जनवरी 2015 में फॉर्म हुआ था। इसने प्लानिंग कमीशन का स्थान लिया था। इसके चेयरमैन कौन है? जो हमारे प्रधानमंत्री वो चेयरमैन होते हैं। वाइस चेयरमैन यहाँ पे राजीव कुमार है और इसके अलावा जो सीईओ है नीति आयोग के वो कौन है? अमिताभ कांत। ठीक है, ये हमारा थिंक टैंक है। ठीक है, इसके अलावा इंसेंटिवाइजिंग स्टेट्स फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज यूजिंग सेंट्रल फंड। तो यहाँ पर स्टेट्स को इंसेंटिव प्रदान किए जाएंगे ताकि वो अपने जो भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है उनका डिसइन्वेस्टमेंट कर सके एट दी स्टेट लेवल यूजिंग द फंड्स ऑफ सेंटर। स्पेशल पर्पज व्हीकल यहाँ पर फॉर्म किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी ताकि जो भी आइडल लैंड है उसको मोनेटाइज किया जा सके। इसके अलावा यहाँ पर एक रिवाइज्ड मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया जाएगा ताकि जो भी सिक है या फिर जो लॉस मेकिंग आपकी सेंट्रल एंटरप्राइजेस है उनका समय से ही आप उनको बंद कर सके। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे इसके लिए एक मैकेनिज्म को रिवाइज किया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, ओके, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। दीपम की हम बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली फॉर द मोनेटाइजेशन ऑफ नॉन कोर एसेट्स ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो जो सरकार के नॉन कोर एसेट होते हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के जो नॉन कोर एसेट होते हैं उनको स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के अंतर्गत जो है यहाँ पर मोनेटाइज किया जाता है, जिम्मेदारी दीपम की है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी गवर्नमेंट विल डिसइन्वेस्ट इट्स स्टेक इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22? निम्न में से किस कंपनी में सरकार वित्त वर्ष 21-22 में अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश करेगी? एयर इंडिया, बीईएमएल, बीपीसीएल एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए गाइस। बीईएमएल, एयर इंडिया काफी चर्चा में रहा है, ऑलरेडी इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट आता है टैक्सेशन। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट, सब इसका इंतजार करते हैं लेकिन इस बार टैक्सेशन में ज़्यादा मेजर कुछ था नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट टैक्स में देखने को मिला कि जो 75 वर्ष या फिर उसके अबव के जो सीनियर सिटीजन्स हैं तो यहाँ पर कहा गया कि उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है अगर उनका जो ओनली सोर्स ऑफ इनकम है वो उनका पेंशन या फिर पैसे से इंटरेस्ट, जो उनका पैसा रखा है उससे इंटरेस्ट आ रहा है, तो यही दो अगर उनके सोर्स ऑफ इनकम है तो अगर वो उनकी एज 75 साल और उससे ऊपर है तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। इसके अलावा यहाँ पे कहा गया कि डिविडेंड पेमेंट तो REIT या INVIT यानी जो आपके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यहाँ पे आपको स्टैब्लिश किए गए हैं तो उसमें जो डिविडेंड पेमेंट है उसको TDS से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। द टैक्स हॉलीडे पीरियड फॉर स्टार्टअप हैज बीन एक्सटेंडेड। तो यहाँ पर जो टैक्स हॉलीडे का जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, 1 साल और एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 2020 तक। ठीक है, A dispute resolution committee will be set up to resolve the tax dispute up to ₹10 लाख। तो यहाँ पे 10 लाख रुपए तक के कर विवाद को हल करने के लिए एक विवाद समाधान समिति का गठन भी किया जाएगा। National Faceless Income Tax Appellate Tribunal Center will be established to increase transparency in disposal of tax related appeals। तो जो भी कर संबंधी अपीलों होंगी वहाँ पे उसके निपटारे के लिए पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय फेसलेस आयकर अपीलेट ट्रिब्यूनल केंद्र की स्थापना की जाएगी, क्योंकि ये कई बार देखा जाता है कि जब टैक्स रिलेटेड जो भी आपकी अपील्स होती हैं या फिर कोई भी यहाँ पर चीज़ें होती हैं तो कई बार लोगों को कंफर्टेबल नहीं लगता कि भाई वहाँ पे जाके आप चीज़ों को फेस टू फेस हैंडल करें। तो यहाँ पर कहा गया कि एक नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल सेंटर को स्टैब्लिश किया जाएगा। इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि जब डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होगा तो यहाँ पर देयर विल बी चांसेस कि कोई किसी को किसी तरह से हरास नहीं करेगा। ठीक है, द गवर्नमेंट विल प्रमोट जीरो कूपन बॉन्ड्स टू रेज फंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। जितने भी आपकी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं इसके लिए जीरो कूपन बॉन्ड्स यहाँ पर प्रमोट किए जाएंगे ताकि फंड्स को रेज किया जा सके। ठीक है, तो नेक्स्ट इज बजट प्रपोजेस टैक्स इंसेंटिव टू प्रमोट द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इन गिफ्ट सिटी। तो आपको पता है जो हमारा फर्स्ट IFSC का सेंटर ये कहाँ पर खोला गया था, गिफ्ट सिटी में खोला गया, गुजरात में। तो इसमें यहाँ पर टैक्स इंसेंटिव प्रपोज कुछ किए गए हैं ताकि यहाँ पे प्रमोट किया जा सके IFSC को।
इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि जो रिटर्न फाइलर्स थे 2020 में ये ऑलमोस्ट 6.48 करोड़ पीपल थे। The budget proposes a new tax exemption for promoting affordable rental housing projects। तो बजट में सस्ते किराए के आवासीय परियोजना को बढ़ावा देने के लिए एक नए कर की छूट का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो टाइम पीरियड है एडिशनल डिडक्शन की क्लेम के लिए, ताकि जो भी अफोर्डेबल हाउस को जो परचेज करना चाहते हैं इसको भी बढ़ा दिया गया है। इसको 31 मार्च 2022 तक का टाइम दे दिया गया है। अब बात करते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल की। तो इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में यहाँ पर काफ़ी चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी रेट्स को रिवाइज कर दिया गया है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, सोलर इन्वर्टर पे, ताकि जो भी हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है इसको बढ़ावा दिया जा सके। तो कस्टम ड्यूटी आपकी जो भी इम्पोर्ट्स होते हैं उन पर लगाई जाती है, ठीक है, बेसिकली इसीलिए ताकि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको भी यहाँ पर मौका मिले, ठीक है। Then agriculture infrastructure and development cess has been imposed on petrol and diesel at rupees 2.5 and rupees 4 per liter respectively। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पेट्रोल और डीजल पर यहाँ पर आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगाया जाएगा और ये 2.5 रुपये पर लीटर पेट्रोल पर और डीजल पर ये 4 रुपये पर लीटर होगा। इसके अलावा एंटी डंपिंग ड्यूटी और जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी है इसको कुछ स्टील प्रोडक्ट्स पे रिवोक कर दिया गया है। तो आपकी जो एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती है या कस्टम्स ड्यूटी होती है, ये सभी तरीके होते हैं जिससे हम जो इम्पोर्ट्स हैं उन पे एक तरह से कट कर सकते हैं, कुछ प्रोहिबिशन लगा सकते हैं, ठीक है, उनको रेगुलेट कर सकते हैं और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को हम प्रमोट कर सकते हैं। द बजट प्रपोजेज एन इंक्रीज ऑफ कस्टम्स ड्यूटी ऑन कॉटन टू 10% एंड रॉ सिल्क एंड सिल्क यार्न टू 15%। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का वो भारत है, एंड इसके अलावा तब भी यहाँ पर इंपोर्ट किया जाता है भारत के द्वारा। तो इसीलिए यहाँ पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है, कॉटन पे 10% कर दिया गया है और जो सिल्क और सिल्क यार्न है इस पर 15% कर दिया गया है, ताकि जो डोमेस्टिक हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जा सके। गवर्नमेंट विल टेक वेरियस स्टेप्स फॉर द एनहांसमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ जीएसटी नेटवर्क सिस्टम। तो यहाँ पर सरकार कुछ कदम भी उठाएगी ताकि जो जीएसटी नेटवर्क प्रणाली है उसकी क्षमता को बढ़ाया जा सके। और आपने देखा है कि एक हमने डिस्कस भी किया था पहले करंट अफेयर्स में, तुरंत कस्टम्स यहाँ पर स्टार्ट किया गया था सीबीआईसी के द्वारा। तो ये इसीलिए स्टार्ट किया गया था ताकि जो फेसलेस, कॉन्टैक्टलेस और जो पेपरलेस कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसको किया जा सके, ठीक है। बोरोइंग की अगर हम बात करें तो सरकार का जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो बोरोइंग है, इसके बाद जीएसटी आता है, ठीक है। एंड जो अगर हम बात करें सिर्फ गवर्नमेंट के जो बिगेस्ट सोर्सेज की हम बात करें तो यहाँ पर इनकम टैक्स, यहाँ पे गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा पैसा आता है, ठीक है। गवर्नमेंट मैक्सिमम एक्सपेंडिचर गोज टू इंटरेस्ट पेमेंट। तो इंटरेस्ट पेमेंट में यहाँ पे सरकार का सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है एंड दिस इज फॉलोड बाय स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटी। और गवर्नमेंट यहाँ पे 14% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर जो है खर्चा किस पे करता है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे करता है। यहाँ पे आप देखिए कि हाउ रुपी कम्स इन एंड रुपी गोज आउट, ये काफ़ी एग्जाम्स में यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट फॉर्म में आपको दे देते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट पे पैसा आता है वो कहाँ से आता है, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से आता है, ठीक है। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ बात करें कि इंटरनली हमें कहाँ से पूरा आता है पैसा, ठीक है, सरकार के पास कहाँ से आता है, तो ये आपका इनकम टैक्स से आता है सबसे ज़्यादा 14%। देन इसके अलावा देन नेक्स्ट नंबर पे किसके पहले जीएसटी से आता है, उसके बाद इनकम टैक्स आता है, दैट इज फॉलोड बाय इनकम टैक्स, ठीक है। जीएसटी से आपका 15% है एंड देन फॉलोड बाय इनकम टैक्स एंड देन कॉर्पोरेशन टैक्स। तो आपको इस तरह से भी दे सकते हैं कि आपको 2-3 ऑप्शन दे दें और क्वेश्चन में बोले कि इनको आप अरेंज करिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पे बोरोइंग्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो रिसिप्ट होता है गवर्नमेंट का बोरोइंग्स है, देन आपका जीएसटी है, देन फॉलोड बाय इनकम टैक्स, देन इसके बाद आपका आता है कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है। हो सकता है आपको टैक्सेस के फॉर्म में ये चीज़ें दे दें, ठीक है, नाम दे दें आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, और आप इसको अरेंज करिए कि इन असेंडिंग ऑर्डर कि कहाँ से आपका सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है। फिर उसके बाद आपका यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटीज़, यूनियन जो एक्साइज ड्यूटीज़ है वहाँ से आता है 8%।
देन इसके बाद आपका जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वहाँ से आता है। देन इसके बाद आपका नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट एंड देन कस्टम। ठीक है, अब देखते हैं कि गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कहाँ होता है। तो गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर होता है ये आपका स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज देने में चला जाता है। इसके बाद तो नंबर 1 पे आपका ये है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट खर्चा होता है अच्छा उससे पहले तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट्स हो गया। ठीक है, क्योंकि जब बोरिंग करेंगे तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट पेमेंट्स में यहाँ पे जाता है। फिर उसके बाद आपका स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज में जाता है। देन नेक्स्ट आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जो होती हैं, क्योंकि सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स वो फुली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होती हैं, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में यहाँ पर आपका जो है 14% एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का होता है। देन फॉलोड बाय फाइनेंस कमीशन, अदर ट्रांसफर्स और अदर एक्सपेंडिचर में 10% जाता है। देन इसके बाद जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं इसमें खर्चा होता है। एंड इसके बाद आपका जो सब्सिडीज हैं, जो डिफेंस में आपका खर्चा होता है 1% का। देन इसके बाद जो पेंशन देते हैं, पेंशन से आपका 5% खर्चा होता है सरकार का। ठीक है, तो ये पूरा जो आपका चार्ट है इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में आपको पूछ ले जाते हैं। स्पेशली आपका जो CBS है, स्टेट PCS है, देन या फिर आपका जो UPSC IAS का जो एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज का, वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन का आंसर बताइए। इन द बजट ऑफ 2021-22 विच ऑफ द फॉलोइंग सेस हैज बीन इम्पोज्ड ऑन पेट्रोल एंड डीजल। 21-22 के बजट में निम्न में से कौन सा उपकर पेट्रोल और डीजल पर लगाया गया है? एजुकेशन सेस, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज कृषि अवसंरचना और विकास उपकर यहाँ पर पेट्रोल और डीजल पर लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें कि कोविड-19 में गवर्नमेंट की क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, सबसे पहले गवर्नमेंट ने यहाँ पर फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड किया है टू 80 करोड़ पीपल एंड कुकिंग गैस यहाँ पर प्रदान की है टू 8 करोड़ फैमिलीज अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। एंड इसके अलावा डायरेक्ट कैश यहाँ पे ट्रांसफर किया गया था टू फार्मर्स, वुमेन, एल्डरली एंड पुअर पीपल ड्यूरिंग दिस कोविड-19 टाइम। The government has also launched 23 लाख करोड़ आत्मनिर्भर भारत पैकेज। आपको पता है डिफरेंट यहाँ पर स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किए गए थे, सभी हमने डिस्कस किए थे। इसके अलावा यहाँ पे क्लेम किया गया कि इंडिया हैज द लोवेस्ट डेथ रेट पर मिलियन केसेस अक्रॉस द वर्ल्ड फ्रॉम कोविड-19। तो कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में प्रति मिलियन मामलों में भारत में मृत्यु दर यहाँ पर सबसे कम है। Government has taken various steps for protecting the citizens from COVID-19 and also actively worked for the development of indigenous COVID वैक्सीन। तो सरकार ने नागरिकों को कोविड-19 से बचाने के लिए काफ़ी कदम उठाए थे और यहाँ पर हम वैक्सीन भी डेवलप कर चुके हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी किए थे, जैसे कि वन नेशन वन राशन कार्ड को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के यहाँ पे उसके लिए एलोकेशन किया गया है और कहा गया कि बाकी भी फील्ड्स में, बाकी सेक्टर्स में भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को एक्सटेंड किया जाएगा। इसके अलावा 2021 की हम बात करें तो 2021 को ईयर ऑफ माइलस्टोन्स कहा गया इंडियन हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि इस साल हम अपनी 75वीं जो स्वतंत्रता दिवस है उसको मनाएंगे, 75वें स्वतंत्रता दिवस को। और इसके अलावा जो 1971 का जो इंडिया पाकिस्तान वॉर था जिसमें भारत की जीत हुई थी, तो उसका स्वर्णिम विजय वर्ष है, यानी कि 50th एनिवर्सरी है उसकी। इसके अलावा जो 8th सेंसस है इंडिपेंडेंट इंडिया का, ये फरवरी 2021 में स्टार्ट होएगा। देन इसके अलावा इंडिया विल होस्ट द 13th ब्रिक्स समिट इन 2021। तो 13वीं जो ब्रिक्स समिट है वो भारत होस्ट कर रहा है 2021 में, इसलिए ये ईयर ऑफ माइलस्टोन्स है। इसके अलावा चंद्रयान 3 यहाँ पर 2021 में लॉन्च किया जाएगा और कुंभ मेला यहाँ पर हरिद्वार में हेल्ड होगा इन 2021। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि 2021 जो है इंडियन हिस्ट्री में ईयर ऑफ माइलस्टोन है। तो क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा कथन सही है? इट विल बी द 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। चंद्रयान 3 विल बी लॉन्च्ड इन 2021। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है फॉर द ईयर 2021।
ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इम्पोर्टेंट जो भी न्यूज़ हैं, बजट रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो सभी को मैंने कवर करा दिया है, क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। बजट से रिलेटेड जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उसका मैं अलग से सेशन लूँगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो गाइज़ एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।